अगर आज रात 12 बजे खाड़ी देशों से भारत आने वाले कच्चे तेल के जहाज समंदर में रोक दिए जाएं तो क्या होगा। सरकार आपको बताएगी कि हमारे पास 65 दिनों का स्ट्रेटजिक रिजर्व यानी आपातकालीन स्टॉक है। आप चैन की नींद सो जाएंगे। लेकिन आज हम जिस डरावने सच का पर्दाफाश करने जा रहे हैं वो आपकी नींद उड़ा देगा। सच ये है कि उन 65 दिनों के स्टॉक में से 50 दिन का तेल सेना, युद्ध और एक्सट्रीम इमरजेंसी के लिए रिजर्व है। आम जनता के लिए पेट्रोल पंपों पर तेल सिर्फ 9 से 10 दिन चलेगा। जी हां, सिर्फ 9 से 10 दिन। उसके बाद भारत की सड़कों पर जो होगा आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। पिछले 1 साल से हम आपको लॉकडाउन जैसी स्थितियों के लिए आगाह करते आ रहे हैं, चेतावनी देते आ रहे हैं, लेकिन हर बार आप अपनी आदत के मुताबिक कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कुछ नहीं होगा, तुम तो बेकार की बातें करते हो। लेकिन जो हमने कहा वही अब होने जा रहा है। भारत के सबसे बड़े बैंकर्स में से एक उदय कोटक ने इसी खतरे की ओर इशारा किया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि दुनिया अब 1945 से पहले वाले खतरनाक दौर में जा रही है, जहां कोई नियम नहीं है, जो ताकतवर है वही बचेगा। और ये सिर्फ उनकी चेतावनी नहीं है, ये आने वाले विनाश का अलार्म है। आज हम इन्वेस्टिगेटिव एपिसोड में डिकोड करेंगे उस बड़े खेल को जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की आड़ में रचा जा रहा है। आखिर हालात बेकाबू कैसे होंगे और क्यों आपको अभी से अपनी एक एक पाई बचानी शुरू करनी चाहिए। चलिए इसी पर आज हम आपको कुछ सांसें रोक देने वाली जानकारी देने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शेखर त्रिपाठी, आप देख रहे हैं हमारा चैनल अखंड मंथन। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको ये भी बताते चले कि जैसे ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की घोषणा की कि लोग पेट्रोल बचाएं, ऑनलाइन काम करें, सोना ना खरीदें, तो विपक्षी दल टूट पड़े और सबसे बड़ा सवाल उठा दिया कि क्या सरकार अपनी मशीनरी में क्या पेट्रोल की कटौती करेगी। क्या मंत्रियों के लंबे लंबे काफिले या जो फ्लीट निकलती है उसमें जितनी गाड़ियां चलाई जाती हैं क्या उस पर भी कोई रोक लगेगी। इस पर भी हम करेंगे इसी एपिसोड में पूरे विस्तार से विश्लेषण कि आखिर कितना पेट्रोल पुलिस के पास चाहिए होता है इमरजेंसी सर्विसेज के लिए, कितना पेट्रोल जो है वो गाड़ियों के काफिले में जो मंत्री और प्रधानमंत्री होते हैं उनमें लगता है। इसका भी हम पूरा विश्लेषण करेंगे, एक एक लीटर के पेट्रोल का आपको हिसाब देंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले आरंभ करते हैं इस 65 दिन वाले झूठ या कहें आधे सच को। जी हां, जब भी खाड़ी में मिसाइलें चलती हैं तो कहा जाता है कि भारत सुरक्षित है क्योंकि हमारे पास 65 दिन का रिजर्व है। कल हमने आपको अपने एपिसोड में बताया था कि जब अमेरिका जैसे देश के पास 100 दिन का तेल रिजर्व है, तब आप समझ लीजिए कि अगर अमेरिका के पास 100 दिन का तेल है तो हमारे पास 65 दिन का जो रिजर्व है, अगर आप इसकी तुलना हमारी और अमेरिका की जनसंख्या से करें तो कहीं भी हम टिकते नहीं हैं। जितनी हमारी यूपी की जनसंख्या है उतनी पूरी जनसंख्या अमेरिका की है। और ऐसे में अगर उनके पास 100 दिन का रिजर्व है और हमारे पास 65 दिन का रिजर्व है तो समझ लीजिए एक तरह से अमेरिका से ज़्यादा रिजर्व हमारे पास है। लेकिन जियो पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रेटजी के अंदरूनी दस्तावेज कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। जब युद्ध या ग्लोबल सप्लाई चेन कोलैप्स जैसी कोई ब्लैक स्वान घटना होती है तो सरकारें सबसे पहले राशनिंग लागू करती हैं। वो 50 दिन का बड़ा रिजर्व भारतीय सेना के टैंकों, फाइटर जेट्स, नेवी के जहाज़ों और देश के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अस्पताल, बिजली संयंत्र को चालू रखने के लिए सील कर दिया जाएगा। आम आदमी के हिस्से में क्या आएगा? देश भर के पेट्रोल पंपों पर मौजूद स्टॉक और ट्रांजिट में मौजूद थोड़ा बहुत तेल, जो मुश्किल से 9-10 दिन चलेगा। ज़रा सोचिए 11वें दिन क्या होगा? ट्रकों के पहिए थम जाएंगे, सब्जियों और अनाज से भरे ट्रक मंडियों तक पहुंचेंगे नहीं। 12वें दिन दूध की सप्लाई बंद। 15वें दिन आपके शहर के सुपरमार्केट खाली हो जाएंगे। इसे कहते हैं सप्लाई चेन का हार्ट अटैक।
अब समझिए कि उदय कोटक जैसे अनुभवी व्यक्ति को खुले मंच से यह क्यों कहना पड़ा कि हमें वर्स्ट सिनेरियो केस के लिए तैयार रहना चाहिए। कोटक ने एक बहुत गहरी बात कही है जिसे मीडिया ने सतही तौर पर दिखाया है। उन्होंने कहा कि भारत को अब विष्णु मोड से निकलना होगा, उसे महेश बनना होगा। इसका सीधा मतलब क्या है जानते हैं आप? विष्णु यानी जो उसे बचा करके रखता है। लेकिन जब दुनिया 1945 से पहले वाले उस दौर में लौट रही हो जहां कोई संयुक्त राष्ट्र काम नहीं करता, जहां कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून माना नहीं जाता, जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस का नियम चलता है, वहां सिर्फ खुद को बचाकर रखने से काम नहीं चलेगा। उदय कोटक का इशारा उस ग्लोबल डीप स्टेट और पावर शिफ्ट की तरफ है जो मिडिल ईस्ट को आग में झोंक कर नई दुनिया बना रहा है। जब सप्लाई चेन टूटेगी तो पुरानी व्यवस्थाओं का विनाश यानी महेश मोड ऑन होगा। अगर भारत ने अपने खुद के मजबूत सिस्टम और ग्लोबल बिजनेस नहीं बनाए तो हम इस आर्थिक सुनामी में बह जाएंगे। अब चलिए आपको टाइमलाइन बता देते हैं कि आखिर हालात कितने दिनों में खतरनाक होने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये सब होगा कब। अनुमान के मुताबिक हमारे पास कितना वक्त है, चलिए इसकी गणना करते हैं। इकोनॉमिक साइकिल को समझने वाले जानते हैं कि कच्चे तेल की कीमत का असर तुरंत नहीं दिखता। आज जो तेल निकल रहा है उसकी बुकिंग महीनों पहले हो चुकी है, लेकिन असली खतरा है होर्मुज़ चोक पॉइंट। अगर ईरान और इजराइल अमेरिका का तनाव इस स्तर पर पहुंच गया कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, जहां से दुनिया का 20% से ज्यादा तेल गुजरता है, तो ग्लोबल मार्केट में उसी घंटे 20 से $30 प्रति बैरल का जंप आ जाएगा। टाइमलाइन नोट कर लीजिए। पहले 30 दिन आपको कुछ खास महसूस नहीं होगा। पेट्रोल पंप पर शायद 2 और 4 रुपए बढ़ें। सरकार सब्सिडी देकर मामले को दबाने की कोशिश करेगी। 45 से 60 दिन बाद असली दर्द अब शुरू होने वाला है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रातों रात 30% तक बढ़ जाएगी। एफएमसीजी कंपनियां अपने पैकेट छोटे कर देंगी या दाम बढ़ा देंगी। अब चलिए 90 दिन यानी 3 महीने बाद क्या होगा। अगर तनाव नहीं थमा तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। इसी दौरान पैनिक बाइंग शुरू होगी। लोग ज़रूरत से ज़्यादा सामान घरों में भरने लगेंगे, जिससे शॉर्टेज और भी भयानक हो जाएगी। और ये कोई कल्पना नहीं है। 1973 के ऑयल शॉक दुनिया देख चुकी है। अब आगे का बड़ा खेल क्या है, आखिर आपको करना क्या चाहिए? तो इस पूरे ग्लोबल रायते के पीछे का बड़ा खेल क्या है? खेल है इकोनॉमिक रीसेट का। जब जब दुनिया में ऐसा महासंकट आता है तब तब मिडिल क्लास की संपत्ति निचोड़कर ऊपर बैठे 1% एलिट वर्ग यानी ग्लोबल डीप स्टेट, वो सारी संपत्ति उसके पास चली जाती है। महंगाई एक इनविजिबल टैक्स है जो आपकी जेब से बिना बताए काट लिया जाता है। इसीलिए पीएम मोदी ने हाल में ही जो कहा उसे हल्के में मत लीजिए। उन्होंने कहा सोना मत खरीदो, फालतू के खर्चे रोको। क्यों? क्योंकि सरकार को पता है कि जब विदेशी मुद्रा भंडार तेल का बिल चुकाने में खाली होने लगेगा तो हम सोना इंपोर्ट करके डॉलर बर्बाद नहीं कर सकते। अब आपको क्या करना है? पैनिक नहीं बल्कि स्मार्ट तैयारी करनी है। बचत के लिए सबसे पहला कैश और लिक्विड फंड्स को सुरक्षित रखें। आने वाले 6 महीनों तक किसी भी तरह के दिखावे वाले खर्चों जैसे लग्जरी आइटम, अनावश्यक विदेश यात्रा को पूरी तरह से रोक दें। कर्ज यानी फ्लोटिंग रेट वाले कर्जों से बचें, क्योंकि जब महंगाई बढ़ेगी तो आरबीआई ब्याज दरें और बढ़ाएगा और आपकी ईएमआई बाउंस नहीं होनी चाहिए। इमरजेंसी स्टॉक, जी हाँ, घर में कम से कम 2 से 3 महीने का बेसिक राशन और ज़रूरी दवाइयाँ हमेशा मौजूद रखें। लेकिन हम आपसे फिर से कहेंगे कि पैनिक बाइंग मत करिए। सवाल ये है कि क्या हमको डर जाना चाहिए? नहीं, डरना नहीं है, बल्कि ये है समझदारी का समय। उदय कोटक ने एक और बात कही है जिस पर कि लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने ये कहा है कि भारत को अब ऊर्जा के नए स्रोतों की तलाश करनी होगी। भारत को अब आत्मनिर्भर बनना होगा। और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी आपदा को अवसर में बदलने की बात करते हैं, तो ये रास्ता भी हम सब मिलकर निकाल ही लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो खतरा है वो भारत का विपक्ष, जो देश का दुश्मन बना बैठा है। अगर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं नागरिकों से कि आप लोग बचत करिए,
तो विपक्ष जैसे जो राक्षस हैं वो कहते हैं कि अगर सब कुछ जनता ही कर लेगी तो प्रधानमंत्री क्या करेंगे। आप सोचिए, 150 अरब की आबादी, एक व्यक्ति और उसके मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य इतनी बड़ी आपदा को कैसे संभाल पाएंगे। क्या हम सब हाथ झाड़ करके खड़े हो जाएंगे। और उधर स्टालिन नाम का एक नेता सनातन को खत्म करने की जल्दी में पड़ा है। उसको ये इस बात की जल्दी ज़्यादा है कि सनातन कैसे खत्म हो जाए। उसको इस बात की कोई फिक्र नहीं कि देश में जो समय आने वाला है उससे कैसे निपटा जाएगा। तो धन्य है वो मतदाता जो स्टालिन जैसे राक्षसों को चुन करके विधानसभा में भेजते हैं और वहां पर वो जा करके सिर्फ और सिर्फ अपनी गंदी जुबान खोलता है। इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया है और वो भी उसका भी लिंक हम आपको शेयर करेंगे, वो भी आप देखना मत भूलिएगा, क्योंकि अब हमें विरोध भी करना होगा। ऐसे देश के राक्षसों का विरोध करना होगा जो आपके भविष्य को लीलने जा रहे हैं। और अब चलिए आपको उस प्रश्न का भी उत्तर देते हैं जिसमें ये कहा गया है कि सरकार आखिर क्या करने जा रही है, सरकार क्या बचत करेगी। सवाल यही उठता है कि जब प्रधानमंत्री एक देश के सार्वजनिक मंच से कह रहे हैं कि गाड़ी शेयर करो, तो क्या हमारे मंत्री अपने 15-15 गाड़ियों के काफिले को छोड़ देंगे। क्या लुटियंस दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती सरकारी एम्बेसडर और फॉर्च्यूनर का तेल कम होगा। चलिए, हमने जब सरकारी फाइलों को खंगाला तो आंकड़े डराने वाले निकले। हर दिन 3 करोड़ लीटर तेल। जी हाँ, क्या सरकार की ये सॉफ्ट अपील खुद उनके अपने सिस्टम पर भी लागू होगी या सारा बोझ सिर्फ जनता की जेब पर ही आएगा। जरा इस डेटा पर गौर कीजिए। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के पास वाहनों का एक विशाल बेड़ा है। पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी, मंत्री और तमाम विभाग, कुल मिलाकर लगभग 26 से 30 लाख सरकारी वाहन। वीआईपी काफिले की अगर खपत की बात करें, वीआईपी और मंत्रियों के काफिले में लगभग 10,000 गाड़ियां हैं जो रोजाना 2 लाख लीटर तेल पी जाती हैं। आईएएस और पीसीएस अधिकारियों की 1.5 लाख गाड़ियां रोजाना 15 लाख लीटर तेल खर्च करती हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों के 15 लाख वाहन हर दिन 2.25 करोड़ लीटर तेल की खपत करते हैं और अन्य विभागों की 10 लाख गाड़ियां 70 लाख लीटर तेल खर्च करती हैं। एक मोटे अनुमान के मुताबिक भारत की सरकारी मशीनरी हर दिन 3 से 3.5 करोड़ लीटर पेट्रोल डीजल फूंक देती है। अगर पेट्रोल 110 रुपये लीटर भी मान लिया जाए तो ये रोजाना 330 करोड़ रुपए का खर्च है। अब सवाल ये है कि क्या सरकार अपने काफिले छोटे करेगी। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री की अपील के बाद कैबिनेट सचिवालय से आर्थिक मितव्ययिता यानी ऑस्टेरिटी के निर्देश आ गए हैं। बदलाव क्या होंगे, ध्यान से सुनिए। पहला, प्रोटोकॉल में कटौती होना शुरू हो गई है। गृह मंत्रालय Z+Z और Y सुरक्षा के लिए मिनिमम व्हीकल प्रोटोकॉल लागू करने जा रहा है, यानी मंत्रियों के पीछे अब 10 नहीं सिर्फ 3-4 गाड़ियां चलेंगी। दूसरा, इलेक्ट्रिक वाहनों की अनिवार्यता। संकट के इस समय में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग 100% अनिवार्य किया जा सकता है। और तीसरा, वर्चुअल मीटिंग्स। ब्यूरोक्रेट्स के लिए एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा के बजाय अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को डिफ़ॉल्ट मोड बनाया जा रहा है। सबसे बड़ी बहस तो प्रोटोकॉल बनाम किफ़ायत की है। जब एक मंत्री का काफिला निकलता है तो ट्रैफिक रोक दिया जाता है। उस जाम में फंसी सैकड़ों गाड़ियां स्टार्ट खड़ी रहती हैं और आइडलिंग और लाखों लीटर तेल यूं ही बर्बाद हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सरकार वास्तव में तेल बचाना चाहती है तो उसे सिर्फ काफिले ही छोटे नहीं करने होंगे, बल्कि वीआईपी कल्चर के कारण लगने वाले ट्रैफिक जाम को भी खत्म करना होगा। भले ही ये कटौती प्रतीकात्मक हो, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक असर गहरा होता है। जब जनता मंत्रियों को छोटी गाड़ियों या इलेक्ट्रिक कारों में देखेगी, तभी वो इस त्याग की अपील को पूरी गंभीरता से लेगी। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का वो एपिसोड जिसमें आप फिर से कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। कुछ दर्शकों की आदत है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर आपको ये लगता है कि ये सिर्फ एक थ्योरी है, तो जाकर अपने आसपास के बाज़ारों में थोक की कीमतों का डाटा चेक करना शुरू करिए। खेल शुरू हो चुका है, अपनी आंखें खुली रखिए और अपना पैसा बचा कर रखिए। अगर ये इन्वेस्टिगेशन आपको पसंद आई है
तो इसे आप उस हर भारतीय तक पहुंचाएं जिसे लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कड़वे सच आप तक डिकोड करके हम पहुंचा सकें। मिलते हैं बहुत शीघ्र नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।